रात के करीब 8:15 थे। इटावा रेलवे स्टेशन से पहले और उस वक्त करीब 8:20 8:25 पे एक ट्रेन आनी थी इटावा रेलवे स्टेशन पर जिसे रुकनी थी। मरुधर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम था। ट्रेन धीरे धीरे इटावा रेलवे स्टेशन की तरफ जब बढ़ रही थी तभी आगे ड्राइवर को पटरी पर कुछ दिखाई देता है। ड्राइवर देखता है कि कोई शख्स ठीक पटरी के बीच में लेटा हुआ है। अब ट्रेन की रफ्तार इतनी थी और वो दूरी इतनी कम जहां पे वो शख्स लेटा था कि ब्रेक मारने के बावजूद ये मुमकिन नहीं था कि गाड़ी जो लेटा हुआ शख्स है उससे पहले ही रुक जाए। फिर भी गाड़ी के ड्राइवर ने उसे देखा और पूरी तरह से ब्रेक मारा, लेकिन उस ब्रेक के मारने के बावजूद वो ट्रेन उस पटरी पर लेटे हुए शख्स के ऊपर से गुजर जाती है। उस ट्रेन में कुल 7 डब्बे थे, 7 बोगी, और इंजन मिला दें तो 8। इंजन समेत कुल 7 डब्बे या 7 बोगी उस जगह से गुजर जाती है जिस जगह पर रात के अंधेरे में एक शख्स लेटा हुआ था, लेकिन इंजन की रोशनी और पटरी के किनारे लगे बल्ब की वजह से ड्राइवर ने उसे देख लिया था। अब ब्रेक मार चुका था ड्राइवर। जब वो गाड़ी आगे पहुंचती है स्टेशन से पहले ही, अब गाड़ी जाकर पूरी तरह से रुक जाती है। ड्राइवर फौरन नीचे कूदता है और पीछे की तरफ भागता है। वहां जाकर देखता है वो शख्स अब भी पटरी के बीच में लेटा हुआ है। ड्राइवर और तब तक कुछ और लोग आगे उसे पटरी की तरफ से बाहर निकालते हैं। इस दौरान में कुछ लोग रेलवे पुलिस को फोन कर देते हैं। अब रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इधर स्टेशन पर यह था कि इस गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर रुकना था। सिग्नल ग्रीन था, उसके बावजूद ये ट्रेन पहले रुक गई, तो स्टेशन पर भी हड़कंप मचा हुआ था कि क्या बात हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में उस शख्स को जब बाहर निकाला गया, रेलवे पुलिस आ गई, उसके बाद वो उसे अपने साथ ले गई और फिर से ये ट्रेन अब इटावा रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है जहां इसे पहले रुकना था। अब जो शख्स पटरी के बीचों बीच लेटा हुआ था, आरपीएफ उससे पूछताछ करती है। फिर वो पूरी कहानी सुनाता है। एक कहानी जो दिल को कचोट देने वाली कहानी है। कहानी एक ऐसे कातिल की जो करीब 15 घंटे पहले अपने हाथों से 4 कत्ल करके आया था और अब खुद मौत को गले लगाना था, लेकिन उसके हिस्से में मौत भी नहीं आई। इस शख्स का नाम मुकेश शर्मा। ये एक जौहरी है, एक है कि सर्राफा कारोबारी है। इसका काम ये था कि इटावा का रहने वाला दिल्ली आता और दिल्ली से ये जवाहरात खरीद कर थोक में ले जाता और इटावा के अलग अलग जौहरियों को उसे बेचा करता था। एक तरह से होलसेल का इसका काम था। काम वाम ठीक चल रहा था। 2000 में इसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन शादी के साल भर बाद एक बेटी हुई और उसके बाद पता चला कि बीवी को कैंसर है। 2003 में बीवी की मौत हो गई। अब बच्ची छोटी थी, लगभग 2 साल की। परिवार वालों ने कहा कि छोटी बच्ची है, पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या करोगे, दूसरी शादी कर लो। तब मुकेश ने फिर रेखा नाम की एक महिला से, एक लड़की से दूसरी शादी की। उम्र भी कम थी। शादी के बाद रेखा और मुकेश और उनकी जो पहली बेटी हुई थी, पहली पत्नी से भव्या, तीनों खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीता। मुकेश को फिर रेखा से 2 और बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। दूसरी बेटी का नाम काव्या और बेटे का नाम अभिष्ट रखा। अब धीरे धीरे वक्त बीता। मुकेश का काम ठीक ठाक चल रहा था। बेटी बड़ी हो रही थी। 12वीं के बाद मुकेश ने अपनी बड़ी बेटी को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम की वो पढ़ाई कर रही थी। छोटी बेटी 12th कर रही थी इटावा से। बेटा भी 10 साल का। बड़ी बेटी 22 की, छोटी बेटी 16 साल की और सबसे छोटा बेटा 10 साल का था। वो इटावा के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। परिवार पूरा ठीक ठाक था। बड़ी बेटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, यहीं हॉस्टल में रहती थी। पर अभी दिवाली का वक्त है, 31 अक्टूबर को दिवाली थी, तो पूरा परिवार इकट्ठा था। और भव्या भी, जो मुकेश की पहली पत्नी से जो बेटी हुई थी, वो भी अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ दिवाली मनाने के लिए इटावा पहुंची थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर 11 नवंबर को अचानक मुकेश
रेलवे की पटरी पर जाकर क्यों लेटा। जब ये पूरी कहानी सामने आई तो कहानी सामने आई 10 नवंबर की रात से, संडे का दिन था। मुकेश ने जो कहानी पुलिस को बताई और पटरी पर लेटने से पहले उसने एक इटावा के पुलिस अफसर के मोबाइल पर एक पन्ने का एक नोट भेजा, जो एक तरह से मौत से पहले का नोट था। और साथ ही उसने अपनी बीवी के मोबाइल पर 3 स्टेटस लगाई, 3 बल्कि 4 स्टेटस लगाई। 3 में पूरे परिवार की तस्वीर थी, उसकी पत्नी की, दोनों बेटियों की और एक बेटे की। और चौथे स्टेटस में सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा उसने और लिखा कि अब ये सब खत्म हो चुके हैं। और एक पन्ने का एक नोट, आखिरी नोट उसने इटावा पुलिस को भेज दिया था। ये सब करने से पहले उसने एक और काम किया। उसने 112 नंबर डायल करके पुलिस को फोन किया और कहा कि वो इटावा के इस मोहल्ले में पहुंचे, वहां एक घर है, उस घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हैं। अब ये सारी कहानी किश्तों में आ रही थी। पुलिस पहुंची, आरपीएफ रेलवे पुलिस से मुकेश को अपने साथ ले गई। अब उसने उससे पूछताछ शुरू की। इधर पुलिस की एक टीम बताए हुए पते के हिसाब से घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस पहुंचती उससे पहले ही पूरा मोहल्ला उस घर के आगे इकट्ठा हो गया था। और उसकी वजह थी एक, जो मुकेश की बीवी रेखा का मोबाइल नंबर था, उसके ऊपर 4 स्टेटस थे और उस स्टेटस में 3 में तस्वीर रेखा और उसके 3 बच्चों की, और आखिरी लाइन की, ये सब खत्म हो चुके हैं। तो पूरा परिवार, चूंकि रेखा के दोस्त, पड़ोसी, हर एक के पास मोबाइल नंबर होता, आजकल कोई स्टेटस लगाता है फौरन आप देख सकते हैं। तो रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने ये स्टेटस पढ़ा और वो चौंक गए कि ये क्या है, ये सब खत्म कैसे हो गए। तो पड़ोसी भागे घर की तरफ, देखा तो मुकेश और रेखा के घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब उन्हें और भी फिक्र हुई, स्टेटस पे ऐसा लिखा, फिर उन्हें लगा पता नहीं ये लोग कहाँ गए। तब तक मुकेश और रेखा के रिश्तेदार भी उस घर तक पहुंच चुके थे। तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ है, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। अब इस दौरान में 112 नंबर पर कॉल जा चुका था, एक पुलिस अफसर को एक नोट भेजा जा चुका था। तो अब पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी 11 नवंबर की देर रात। अब पुलिस की टीम, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सभी मुकेश और रेखा के घर के बाहर इकट्ठा है। पूरी भीड़ लग गई, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को गवाह बनाते हुए घर के दरवाजे का ताला तोड़ने का फैसला किया। घर के दरवाजे का ताला टूटा, अब अंदर दाखिल होते हैं। जिसने भी अंदर का मंजर देखा, उस मंजर को देखकर ही उनकी चीखें निकल गई। घर के अंदर 2 अलग अलग कमरों में कुल 4 लाशें पड़ी थी, जैसा कि उस टेक्स्ट में लिखा था, जैसा कि उस नोट में लिखा था। एक कमरे में रेखा के साथ भव्या, उसकी बड़ी बेटी, छोटी बेटी काव्या, इन तीनों की लाशें थी। तीनों के गले में रस्सी का फंदा था। इसके बाद दूसरे कमरे में एक और लाश पड़ी थी, और वो थी इस घर के सबसे छोटे बेटे अभिष्ट की लाश, 10 साल की उम्र। मुंह से झाग निकल रहा था, लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। आनन फानन में पुलिस की टीम उन लाशों को अस्पताल भेजती है। इधर रेलवे पुलिस के बाद अब मुकेश इटावा पुलिस के शिकंजे में था, उससे पूछताछ होती है। और फिर इसके बाद मुकेश पिछले 1 साल की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाता है। उसने बताया कि जब उसकी पहली बीवी की मौत हुई तो वो टूट गया था, लेकिन फिर भी घर वालों ने कहा उसने दूसरी शादी की, पर वो अपनी एक बेटी की वजह से दूसरी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन शादी की। पर दूसरी बीवी भी बहुत अच्छी मिली रेखा, उसने बड़ी बेटी भव्या को भी अपनी बेटी माना। फिर 2 और बच्चे हुए, तीनों जो भाई बहन थे उनमें बहुत प्यार था। कभी भी रेखा ने भव्या को सौतेली मां होने का एहसास नहीं दिलाया। कारोबार भी ठीक चल रहा था, जिंदगी भी ठीक चल रही थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसी कारोबार के सिलसिले में कुछ रिश्तेदारों ने उनसे पैसे लिए और अब वो पैसे लौटा नहीं रहे थे। ये रकम 15 से ज़्यादा लाख रुपए की थी। कुछ के पास 15 लाख, कुछ के पास कुछ और। अब उसने कहा कि जब पैसे लौटा नहीं रहे तो उसके कारोबार पे असर पड़ा। कई लोग आगे पैसे मांग रहे थे, तो धीरे धीरे वो परेशान होने लगा। उसे लगा कि अब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उधर जो रिश्तेदार थे वो पैसे नहीं दे रहे थे, कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने ज़मीन हड़प ली। तो माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है एक ऐसे घर की जो अब तक शान से जी रहा था।
धीरे धीरे जब वक्त बीता तो फिर एक दिन मुकेश ने कहा अपनी पत्नी से, रेखा से, कि वो इस हालात का सामना कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो मर जाए। वो अपनी पत्नी को मैडम कहता था। उसने नोट में लिखा कि मैडम ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम नहीं रहे तो फिर हम लोग किसके सहारे जिएंगे। उसे समझाया वमझाया, वो मान गया। लेकिन फिर अभी जो करवा चौथ गुजरा, उस करवा चौथ के दिन भी उसने जितने लोगों से पैसे वापस मांगे दिए नहीं, रिश्तेदारों ने मुंह फेर दिया। तब उसने फिर रेखा से कहा कि ये सब लोग अच्छे नहीं हैं और बहुत मुश्किल आ जाएगी, तो मैं मरना चाहता हूं। रेखा ने फिर इस बार कहा उससे कि देखो, अगर तुम्हें मरना है तो फिर अकेले मत मरो, इसलिए कि पूरा परिवार तुम्हारे भरोसे है। फिर मेरा और इन तीनों बच्चों का क्या होगा, एक कॉलेज में है, एक स्कूल में है, अब वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है, छोटा बेटा बड़ा हो रहा है, तो फिर तो कोई भी नहीं पूछेगा और हम कैसे जिएंगे। तो एक काम करो, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर हम साथ मिलकर मर जाते हैं। करवा चौथ के दिन ये बातचीत हुई और करवा चौथ के दिन ये फैसला हुआ कि पूरे परिवार को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर अचानक रेखा ने मुकेश से कहा कि करवा चौथ का दिन है, अमूमन इस दिन हर पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, दुआएं मांगती है, और इस दिन एक पत्नी अपने पति को मरता हुआ कैसे देख सकती है, तो करवा चौथ बीतने दो। उसने कहा ठीक है। करवा चौथ बीत गया। इसके बाद दिवाली पे अब बेटी घर आ गई। बीच बीच में कई बार मुकेश ने फिर कहा, तो उसने कहा देखो, कभी अकेले मत सोचना, सोचना तो पूरे परिवार के साथ जाने का, ताकि पीछे में हमें कोई फिक्र ना हो कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि हम सब साथ जाएंगे। 10 नवंबर की तारीख आखिरकार चुनी गई और ये हुआ कि 10 नवंबर को मुकेश ने कहा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। तो रेखा ने कहा ठीक है। तो 10 नवंबर को पहले रेखा ने खुद ही कहा था कि देखो, मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती, तो तुम पहले मुझे मारना। तो रेखा को उसने मारने की कोशिश की, पर फंदा ठीक से कसा नहीं, तो आइडिया ड्रॉप हो गया। 10 तारीख की रात बीत गई। अब सुबह हो गई 11 नवंबर की। लेकिन सुबह होने से पहले जब रात को पहली कोशिश नाकाम हुई, तो फिर रेखा ने कहा कि देखो, कुछ ऐसा करो कि सबसे आखिर में तुम मरना और सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी उस हाल में नहीं देख सकती, और ये पता नहीं रस्सी वाला क्या है, कैसी तकलीफ होगी जो भी, तो नींद की गोली खिला दो, उससे बेहोशी के आलम में कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक है। रात को मुकेश ने बच्चों के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया। उसने कहा वो नींद की गोली खाएंगे नहीं, पता नहीं कैसा क्या स्वाद लगेगा, तो उसने पिज्जा मंगाया और पिज्जा में नींद की गोली मिलाकर बच्चों को खाने के लिए दे दिया। लेकिन वो गोली इतनी ज़्यादा थी कि पिज्जा का टेस्ट खराब हो गया। बच्चे ने पूरा खाया नहीं, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा काफ़ी थी कि वो गहरी नींद में डूब गए। इधर रेखा ने भी खा लिया, सिर्फ मुकेश ने नहीं खाया, क्योंकि उसे बाकी काम करना था। ये सब करने के बाद देर रात सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा। पत्नी को मारने के बाद अब वो एक एक कर बच्चों को मार रहा था। तभी उसका बेटा, जिसने पिज्जा सबसे कम खाया था, उसकी आंख खुल गई थी। उसने कहा पापा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बेटा कुछ नहीं, हम जहाँ होंगे साथ होंगे, तो तुझे अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपने बेटे को भी मार देता है, दोनों बेटियों को मार देता है। अब घर के अंदर 4 लाशें थी और ये सब कुछ सुबह 5 बजे से पहले हो चुका था 11 नवंबर को। ये सब करने के बाद अगले 10-12 घंटे तक मुकेश उसी घर में रहता है, उन्हीं लाशों के बीच। 3 लाशें एक कमरे में थी, 1 लाश दूसरे कमरे में। कभी इस तरफ बैठता, कभी बेटे की तरफ जाकर बैठता, और इस तरीके से धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम हुई तो फिर उसने सबसे पहले अपने एक एक कर रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। उसने कुल मिलाकर 20 कॉल किए और हर एक से बहुत नॉर्मल बात की। किसी को ये नहीं इजहार किया कि वो क्या कर चुका है या क्या करने जा रहा है। फिर अपने बड़े भाई से आखिर में बातचीत की। बड़े भाई ने कहा कि मैं इस वक्त मंदिर में हूँ, पूजा करने आया हूँ,
पूजा खत्म करते ही तुझे कॉल करूंगा। और ये सारी बातचीत हो गई। इसके बाद उसने एक नोट टाइप किया मोबाइल पे और वो भेज दिया इटावा पुलिस को। एक अफसर का नंबर था उसके पास। फिर वो घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाता है और वहां से सीधे इटावा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का उसका मकसद ये था कि उसे मालूम था कुछ वक्त पहले ही एक वंदे भारत बहुत ही तेज फास्ट ट्रेन हमारे यहाँ शुरू हुई अलग अलग स्टेशन के लिए। तो उसे पता था कि वंदे भारत यहाँ से गुजरेगी, तो उसी वंदे भारत ट्रेन के गुजरने से पहले वो पटरी पर लेट जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे अचानक ख्याल आया कि आज एकादशी है, और फिर उसे ख्याल आया कि इसी एकादशी के दिन उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी 2003 में। तो उसने कहा उसकी पहली पत्नी की मौत एकादशी के दिन हुई और वो उस वक्त चल रहा था कि इतने घंटे के बाद ये शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मैं उस वक्त नहीं करूंगा जब मेरी पहली पत्नी की मौत हुई थी। तो फिर उसने वंदे भारत को जाने दिया। उसके बाद वो बैठ गया। फिर उसने अपनी बीवी रेखा का मोबाइल अपने साथ लेकर आया था। घर में तस्वीर खींच चुका था तीनों बच्चों और पत्नी की। उन सब के 3 स्टेटस अपनी पत्नी के मोबाइल पर लगाता है और चौथा टेक्स्ट लिखता है उसी स्टेटस पर कि ये सब अब नहीं है। फिर वो स्टेटस लगाने के बाद 112 पर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि इस मोहल्ले में, इस घर पर, इस पते पर आप पहुंच जाइए। उस घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हैं और मैं खुद मरने जा रहा हूं रेलवे स्टेशन के करीब। ये कॉल उसने तब किया जब वो बिल्कुल स्टेशन के करीब था। ये सब करने के बाद अब वंदे भारत तो गुजर गई, पर उसे पता था क्योंकि वो अक्सर कारोबार के सिलसिले में दिल्ली और इटावा का अप डाउन करता रहता था, तो एक मरुधर एक्सप्रेस का टाइम हो चुका था। वो 10-15 मिनट लेट थी, पर उसे मालूम था कि ये ट्रेन आने वाली है। तो जैसे ही सिग्नल हुआ, वो दूर बैठा किनारे देख रहा था। जब सिग्नल हुआ तो जाकर वो दोनों पटरियों के बीच लेट गया। मरुधर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने देखा, ब्रेक मारी, लेकिन फासला कम था। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो पटरियों के बीच इस तरीके से लेटा था कि सिवाय कुछ खरोच के उसे कुछ नहीं हुआ। बाद में खैर शुरू में आपको बता चुका कि वो पुलिस उसे ले गई। पुलिस ने पूरी पूछताछ की। जो नोट में उसने लिखा वो बयान, जो उसने पुलिस को बताया वो बयान, जो स्टेटस था वो बयान, फिर पड़ोसियों रिश्तेदारों से पूछताछ, तो उसके बयान की तस्दीक हर एक ने की। पर उसने जो नोट लिखा था वो इटावा पुलिस ने लीक नहीं किया, ना मीडिया को दिया। जब वहां रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि इस नोट में कुछ सबूत है। वो सबूत ये है कि जिन लोगों ने इस परिवार को इस दुश्वार माली हालत तक पहुंचा दिया, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं और वो तमाम नाम रिश्तेदारों के हैं। अब उन एक एक रिश्तेदारों को उठाकर पुलिस न सिर्फ पूछताछ करेगी, बल्कि मुकेश बेशक जिंदा है, लेकिन उस घर में हुई बाकी 4 मौतों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानेगी। क्यों? क्योंकि इस सामूहिक मौत के पीछे का जो मकसद, मोटिव है, वजह है, वो वही लोग हैं जिन्होंने मुकेश के पैसों को दबा लिया, मार लिया, और जिसकी वजह से इस परिवार की माली हालत खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि इस परिवार ने खुद मरने का फैसला किया। अब यहां पे एक चीज है पुलिस को जो जानना है। जो नोट है उसमें और जो पूरी कहानी है वो मुकेश ने सुनाई, क्योंकि अब रेखा सुनाने के लिए इस दुनिया में है नहीं। उसकी बेटी भव्या नहीं है, काव्या नहीं है, अभिस नहीं है बेटा। तो अब जो मुकेश के बयान है उसी को जांच कर पुलिस उस बयान की सच्चाई का पता लगाएगी। तो मुकेश की जो पूरी कहानी यह है कि ये उसने कत्ल नहीं किया है, क्योंकि उसकी पत्नी की मर्जी इसमें शामिल थी, और पत्नी ने ही कहा था कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना मैं अकेला जा रहा था। तो पत्नी के दबाव और पत्नी के फिर इस बातचीत से वो कन्विंस हो गया कि अगर वो अकेला गया तो अभी तो चलो इधर उधर से कुछ करके घर चला रहा हूँ, जब वो नहीं रहेगा तो इस घर के 4 लोग कैसे रहेंगे। तो इसीलिए उसे पत्नी की बात सही लगी और फिर उसने कहा कि अब एक साथ ही रहना है और फिर इन चीज़ों से दूर, किसी को तकलीफ ना हो, तो एक साथ मर जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये मर्डर नहीं किया है, बल्कि ये मर्जी थी उसकी पत्नी की।
लेकिन क्या तीनों बच्चों की मर्जी थी? इस बारे में उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो अगर पत्नी भी साथ में थी और शामिल थी तो भी फिर ये तीनों बच्चों का कम से कम मर्डर का केस तो बनता है, कत्ल बनता है। हालांकि कायदे से 4 बनता है, पत्नी समेत, क्योंकि पत्नी है नहीं अपनी सफाई देने के लिए। तो पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इस एहतियात के साथ, क्योंकि वो शख्स खुद अपनी जान देने जा रहा था, तो कहीं उसको कुछ अकेला मौका मिले तो उल्टा पुल्टा ना कर ले। तो बाकायदा उसकी निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा मनोवैज्ञानिक को बुलाकर उसकी दिमागी हालत को पढ़ने समझने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान में कुछ रिश्तेदारों को इटावा पुलिस ने उठा लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक अफसोसनाक कहानी। तो ये थी आज की कहानी। तो आज कहानी में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।